इंडिया न्यूज़ बिजनेस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 में जी हाँ, ये एक बेहद खास शाम होने वाली है, फुल ऑफ सम रिविटिंग कॉन्वर्सेशन। हम चर्चा करेंगे नए भारत, न्यू इंडिया का इकोनॉमिक विजन क्या होना चाहिए, क्या अभी है, आगे का रास्ता क्या है, सो दैट वी अचीव अ मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी स्टेटस। This vision of our Prime Minister, this vision of our government cannot happen without the cooperation, without the active participation of the startup sector. जी हाँ, कहा जाता है ये entrepreneurs का ज़माना है, हमें जॉब क्रिएटर्स बनना है, सिर्फ जॉब टेकर्स नहीं। तो ये कैसे बनेंगे, अभी स्थिति क्या है? Which startups are leading the way? Which startups need more support? चुनौतियाँ क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज क्या है? इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारा खास बिजनेस कॉन्क्लेव है आज, और विभिन्न स्टार्टअप क्षेत्रों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, मगर ओवरऑल जो बिजनेस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है देश में, उनकी सोच क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस सब पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे अगले 3-4 घंटे के दौरान। तो विदाउट फर्दर अडू, I want to quickly call upon stage a very special individual जिन्होंने काफ़ी आज मेहनत परिश्रम से आज ये इवेंट आपके सामने वो पेश करने जा रहे हैं। तो आज की शाम के बारे में थोड़ा और बताने के लिए, कॉन्क्लेव वेलकम नोट देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा लवजीत अलेक्जेंडर को, इस कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया न्यूज़ बिजनेस। Could we please have you on stage and let's welcome him with a loud round of applause। थोड़ा एनर्जी हाई रखते हैं, थोड़ा जोश हाई रखते हैं। Thank you so much, Uday. So, a very warm welcome. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इवेंट में, आज के इस प्रोग्राम में। And what I'm trying to do, and what we as a team, we as a company, India News Business, the channel, and ITV Network, under the able guidance of our founders, what we are trying to do is build a channel, a platform where we all can connect। बेसिकली हम ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जहाँ पे बिजनेस को मिल करके किया जाए, बढ़ाया जाए, और ये मासेस के लिए है, लोगों के लिए है। सो वी आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, वी आर नॉट बाउंड बाय दोज बाउंड्रीज। सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट कंफर्टेबल, वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। सो इसलिए आपको बीच में हिंदी भी सुनाई दे रही होगी, अंग्रेज़ी भी सुनाई दे रही होगी, एंड दैट इज़ अ डिलिबरेट अटेम्प्ट। हमारी दोनों भाषाएं दुरुस्त हैं, लेकिन हम दोनों को लेकर के चलना चाहते हैं, बिकॉज न्यू इंडिया इज़ नॉट बाउंड बाय दीज रूल्स। तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो, दैट इज़ आवर विजन एज ऑफ नाउ, एंड वी आर ट्राइंग टू बी मोर कन्वर्सेंट, बी मोर कंफर्टेबल विथ थिंग्स। हम क्यों जैरगन्स, क्यों चीज़ों पे बात करें जो कि सर के ऊपर से निकल जाए और समझ में ना आए? नहीं, नया भारत को बनाना है तो भारत की भाषा में बात करेंगे और उन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस आपने सुना होगा, और क्योंकि हम सब स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें पता है कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने कितने बड़ी बड़ी चीज़ों को ला करके यहाँ पे फेल हुए हैं, और फिर उन्हें इंडिया की तरह चीज़ों को बनाना पड़ा है। और बहुत सारे मीम्स हम देखते हैं कि केलॉग्स क्या बना रहा है, या इस तरीके के बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो इंडिया में क्या बेच रहे हैं, एंड दे हैव टू अडेप्ट, इवन मैकालू टिक्की फॉर दैट मैटर। सो this is what we are trying to do. We are not doing something and then changing it. We know this is our India, this is our youth, and this is what we need. And we are trying to build a channel जहाँ पे हम पूंजी को बढ़ा सकें, मुनाफे को कमा सकें, मिल के चल सकें, क्योंकि देश को जोड़ के मिल के ही आगे बढ़ाएंगे। और आप सबका एक बार फिर बहुत स्वागत। आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले तक भी पहुँचाएंगे। आज बेहद खास, जैसे मैंने आपको पहले का शाम रहने वाली है, चर्चाएं तो होंगी, खास सेशंस होंगे, मगर आज आप ही में से कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा यहीं आके इसी मंच से अपने स्टार्टअप को पिच करने का। यहाँ खास इन्वेस्टर्स भी आएंगे जो आपके आइडिया सुनेंगे, जो आपके सपने सुनेंगे, और शायद आपके सपनों को एक नई उड़ान आज ही इसी मंच से देंगे। There will be leadership awards also handed out to some very deserving entities, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है उनको सम्मानित करना भी हमारा दायित्व है। जो अच्छा काम कर रहा है उनको जब पुरस्कार मिलता है ऐसे मंचों से, तो वो
उनको आगे प्रोत्साहन भी मिलता है टू कैरी ऑन दैट गुड वर्क, टू स्प्रेड इट परहैप्स फर्दर एंड वाइडर देन दे ऑलरेडी वर एंड वाज. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर फर्स्ट पैनल, इससे पहले कि हम अपने पहले 4 मेहमानों को इस मंच पे बुलाएं, मैं एक एवी चलाना चाहता हूं जो थोड़ा और आपको बताएगा, दर्शाएगा इंडिया न्यूज़ बिजनेस का आइडिया क्या है, ख्याल क्या है इस प्लेटफॉर्म का, इस चैनल का. लेट्स प्ले आउट द एवी फॉर इंडिया न्यूज़ बिजनेस प्लीज. क्या आपको नहीं मिली है फाइनेंशियल आज़ादी? क्या आप होना चाहते हैं पैसों की तंगी से आज़ाद? हम लेकर आ गए हैं आपके लिए वो जानकारी जो कराती है मुनाफा, बढ़ाती है पूंजी, आपकी भाषा और आपके ही अंदाज में. शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी की दुनिया तक बताएंगे क्रिप्टो के मौके और म्यूचुअल फंड के फंडों के बारे में. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से इंश्योरेंस तक, टैक्स कैसे बचेगा, पैसा कैसे बनेगा. एक ऐसा चैनल जो दिलाएगा आपको फाइनेंशियल आज़ादी. इंडिया न्यूज़ बिजनेस, देश का मुनाफा. तो देश का मुनाफा करने में आपकी भागीदारी की भी आवश्यकता है. तो अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो यहाँ बैठे बैठे आप कर सकते हैं. आजकल सबके पास मोबाइल तो है ही. सो लॉग ऑन एंड स्टार्ट सब्सक्राइबिंग टू, लाइकिंग एंड कमेंटिंग इंडिया न्यूज़ बिजनेस के वीडियोस पर और यूट्यूब चैनल पर. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. लेट्स नाउ क्विकली डाइव स्ट्रेट इनटू द कॉन्वर्सेशन. जी, हमारी पहली वार्ता की अब शुरुआत होने वाली है. आज का पहला जो विषय है, खास विषय जो चुना गया है, वो भारत, इंडिया पर है. इंडिया इन्वेस्टमेंट मैग्नेट कैसे बनेगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप क्या है, रास्ता क्या है, कितना आसान होगा ये राह, कितनी चुनौतियों भरा है ये राह. इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे 4 खास मेहमानों के संग. लेट मी क्विकली कॉल ऑन स्टेज और उन सबको जोरदार तालियों से आप स्वागत करें. निखिल भट्ट इज विद अस. ही इज अ ट्रेडिंग एक्सपर्ट. लेट्स क्विकली bring him on stage. Index trading expert Nikhil Bhatt, could we please have you on stage? स्वागत है आपका. मैं रचित खंडेलवाल को भी बुलाना चाहूंगा. रचित खंडेलवाल के एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं. रचित, could we please have you on stage as well? लोकेश सेठिया भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं. ये एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं. लोकेश, प्लीज आप भी मंच पे आएं. मैं सिद्धार्थ कुमार को भी बुलाना चाहूंगा. ये एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं. सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी. शायद आज आप हमें बताएंगे कि हम लकी कैसे हों, ये बिजनेसेस और सक्सेस कैसे पाएं. और इस सेशन को मॉडरेट करेंगे, सेशन का संचालन करेंगे लवजीत अलेक्जेंडर, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज़ बिजनेस. तो लवजीत, प्लीज आप भी आइए. थोड़ी और गर्मजोशी हो जाए हमारे पहले मेहमानों के लिए. लेट्स गिव देम अ बिट ऑफ एनकरेजमेंट. और अब मैं मंच आपके हवाले सौंपता हूं लवजीत. हेलो, थैंक यू सो मच उदय. एक बार फिर सभी का स्वागत और ख़ासकर हमारे मेहमानों का स्वागत. और एक बार आपको बता दूं कि ये मेहमान हमारे देश के अलग अलग कोनों से आए हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम सब यहीं आसपास हैं. गुजरात से भी रिप्रेजेंटेशन है, राजस्थान से भी रिप्रेजेंटेशन है और दिल्ली एनसीआर से भी है. तो एंड लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन. और बात हम करने जा रहे हैं वही जो अभी आप एवी देख रहे थे, जो एक वीडियो देख रहे थे, और जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं कि मुनाफा होना चाहिए, पूंजी बढ़नी चाहिए, लेकिन सरलता से होना चाहिए. सो वी आर टेकिंग द jargons आउट ऑफ दिस, वी आर टेकिंग द टेक्निकल्स आउट ऑफ इट. क्यों कुछ लोग जिन्हें कुछ चीज़ें पता हैं, कुछ ज़्यादा समझते हैं, सिर्फ वो उन चीज़ों को सरल भाषा में कैसे समझाया जाए, जो कि इनफैक्ट एजुकेशन पॉलिसी में भी कोशिश सरकार कर रही है, और वो भी हम चैनल के माध्यम से करना चाह रहे हैं. क्योंकि जो आपने देखा होगा अक्सर कि कई बार बिजनेस चैनल को देखो तो समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, और इसलिए कई बार आप बिजनेस चैनल्स नहीं देखते हैं. ये एक ऐसा चैनल बनने वाला है जो कि बिजनेस चैनल नहीं है, पर्सनल फाइनेंस का चैनल है. पर्सनल फाइनेंस है, आपके जेब में जो पैसा है उसको कैसे खर्च करें, उसको कैसे बढ़ाएं, इस पे बात करते हैं. और इसका जब बड़ा परिप्रेक्ष्य है वो है देश, इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. और वो पैसा कैसे बढ़ेगा, देश के अंदर में पैसा आएगा तो हम तक पहुंचेगा, और उस दिशा में हम बातचीत करने जा रहे हैं. और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. और इन्वेस्टमेंट का नाम सुन करके जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट की बात आती है. और ज़्यादातर एनालिस्ट जो हमारे आज जो पैनल पे हैं वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं. निखिल भट्ट जी गुजरात से आए हैं, जो कि इंडेक्स के एक्सपर्ट हैं. तो हमारे साथ में है इंडेक्स, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, उस तरीके की चीज़ें. तो कैसे ओवरऑल बाज़ार को समझ करके जहाँ पे पूरा बाज़ार का समरी आ जाती है.
रचित खंडेलवाल जी हैं जो कि फंडामेंटल्स के एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। पूंजी को कैसे बढ़ाया जाता है, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, किन चीज़ों को ठीक करें, इस पे वो बहुत महारत उनको हासिल है। लोकेश सेठिया जी हैं हमारे साथ में। लोकेश जी बाज़ार में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लॉन्गर टर्म अगर पैसे दे करके, तो ट्रेड्स पे कम बात करते हैं। ओवरनाइट आप अमीर बनने का ऐसा कोई स्कीम नहीं देते हैं। वो अलग बात है कि उनकी एक्सपर्टीज़ इतनी है कि जो चीज़ें वो देते हैं कई बार वो इतनी तेज़ी से भाग जाती हैं कि आप ओवरनाइट कई बार अमीर बन जाते हैं। और हमारे साथ में सिद्धार्थ कुमार जी हैं। सिद्धार्थ जी नक्षत्रों को जानते समझते हैं और वहाँ से बाज़ार को भी समझते हैं, वहाँ से पूंजी को, वहाँ से बिज़नेस को समझते हैं, और किस तरीके से ग्रह नक्षत्र आपके पूंजी को और आपके बिजनेस को या आपके इन्वेस्टमेंट को गवर्न कर सकते हैं या कर रहे हैं इस देश में, उन चीज़ों पे भी हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ निखिल जी से। निखिल जी, $5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी बड़ा पैसा। अब ये बड़ा पैसा तो हम रिजर्व बैंक तो छाप नहीं रह सकता कि हमने घर में बना लिया और हमने कह दिया कि ये हमारा हो गया, तो हमें लाना तो कहीं से पड़ेगा। कैसे आने वाला है और क्या चैलेंजेस हैं? हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एक्स चैनल का आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ पर सब पैनलिस्ट को, मतलब आपके सामने ये सब लोग हैं, सब एक्सपर्ट ही है, और आप लोग हमारे से भी एक्सपर्ट है। हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंस वाले हैं थोड़ा बहुत और लवजीत जी जो है वो तो कभी कभी मेरा भी, मतलब अब समझ गए ना, एग्ज़ाम ले लेते हैं। देखिए सर, एक चीज़ ये है कि इंडिया $5 ट्रिलियन की जो अभी बात चल रही है, ये बात आज से नहीं चल रही है, ये बात चल रही है 3 साल से। जो गवर्नमेंट स्टेबल हुई, मतलब बीजेपी की सरकार आई, तब से लेकर निवेशक जो स्थानिक है, जो विदेशी संस्थाएं हैं, वो सबका भरोसा एक स्थिर गवर्नमेंट के तरफ चला। तो 3 साल से ये एक रोड मैप कंपनियों का ग्रोथ जो बढ़ रहा है, तो 3 सालों में इन लोगों ने एक पूरा ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। तो थ्रू जीएसटी, अभी हम लोग एक पूरा क्लियर करेंगे, तो जीएसटी हर महीने में 1 लाख करोड़ के पार, 1.5 लाख करोड़ के पार, मतलब उसका फिगर एक बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम लोग देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ, अगले सालों में जीडीपी ग्रोथ का भी हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 7.8% का। साथ में हमारे आईआईपी डेटा है, वो भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ जो टेक्निकल में मार्केट के हिसाब से बोलूं, तो निवेशकों को रियल में एक टेंशन है कि मार्केट यहाँ से नई ऊंचाइयाँ, मतलब निफ्टी सेंसेक्स जो कर रही है, क्या ये सही है? देखिए, मार्केट के टेक्निकल व्यूज़ और पॉइंट्स और नई ऊंचाइयाँ जो है वो अपने आप बन रही है, वो कोई मैन्युपुलेटेड नहीं है। ये इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ है, विदेशी संस्थाएं जो है, म्यूचुअल फंड्स जो है, इनडायरेक्टली और डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब भरोसा कंपनी ने, सरकार ने, सब ने जीता है। तो फंडामेंटली अभी हम लोगों, देखिए अभी इलेक्शन हुआ जब स्टेट का, तो उसमें भी 3 स्टेट में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। निखिल जी, ये मन की बात तो हम संडे सुन लेते हैं अब, लेकिन ये बताइए कि बाजार को अगर जाना है इतनी ऊंचाइयों पे, अच्छा, और इंडेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पैसा जीएसटी से तो नहीं आ सकता है? करेक्ट सर। उसके लिए चैलेंजेस क्या है? दूसरी चीज़, एक आपने अच्छी चीज़ बताई कि जब ऊंचाई पे हैं तो रिस्क भी है। करेक्ट। तो आजकल तो वो चलता है, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन इस चक्कर में ऐसा ना हो कि बहुत ऊंचाई से गिरना पड़ जाए। नहीं, सही है सर आपकी बात। जीएसटी का पैसा जो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा है, ये जो आ रहा है वो इनडायरेक्टली आ रहा है, क्योंकि जीएसटी का पैसा लगाएंगे कहाँ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो स्टील, सीमेंट, रोड, जो भी है अपना ग्रोथ, तो उस हिसाब से हम लोग, मतलब सरकार जो है वो पैसा उसमें लगाएगी। तो वैसे इनडायरेक्टली कंपनीज स्ट्रॉन्ग होगी, कंपनी के मुनाफे बढ़ेंगे, और साथ साथ में हमारा, मतलब जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो भी नई ऊंचाई पार करेंगे। मैं तो बता रहा हूँ 15 जनवरी से पहले ही और एक जंप लगा देंगे तो काफ़ी बहुत ऐसे फंडामेंटल्स जो है इंडिया के वो मजबूत है। आर्थिक जो हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि 5 ट्रिलियन,
अभी हम लोग मतलब पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे 5 ट्रिलियन क्यों, अगर मान लीजिए अगले 5 साल तक और अगले मतलब 10 साल तक ले ले तो 7 ट्रिलियन क्यों नहीं। तो वी होप कि 5 से भी हम लोग ज़्यादा करें, और बाकी तो आप सब मतलब बैठे ही है, हम लोग साथ में वापस बैठेंगे इस बारे में। तो इंडिया की स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी बहुत मजबूत है, इंडिया पर भरोसा निकल के करिए। वापस आता हूँ आपके पास में, लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बोली है कि इसमें देश के बहुत सारी कंपनीज और कॉर्पोरेट, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत सारा मिक्स ऑफ स्टार्टअप्स है। यहाँ पे जो लोग आए हैं वो स्टार्टअप्स से आए हुए हैं, और उनको इंटरेस्ट ये होता है कि कई बार हम लिस्टेड कंपनी, लेकिन आजकल बहुत सारी स्टार्टअप से लिस्टेड कंपनीज हुई हैं। और ये सवाल शायद रचित जी थोड़ा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि सर ये जो न्यू एज कंपनीज हैं जो कि मार्केट में आई हैं, इनसे मार्केट को क्या दिखा, या मार्केट ने क्या सीखा, या इन्होंने मार्केट से क्या सीखा? क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस जो है शायद निवेशकों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। तो जिस उम्मीद के साथ में, क्योंकि वो ब्रांड्स बहुत बड़े थे, हर एक की जेब में थे, हर एक दुकान पे थे, हर ठेले पे वो QR कोड लगा हुआ था, लेकिन जब बाजार में आया तो वो QR कोड धड़ाम हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी कहीं ना कहीं हैं। तो कहीं चैलेंज है, कुछ रिस्क है, कुछ दिक्कत है? So first of all, I would like to thank you, India News, and everybody working in the back end of India News for having this amazing panel discussion. And thank you for calling me here as always. अब देखिए एक बात हम करते हैं सर, I was about to start from somewhere else, but as always, you have a different set of questions. So I will pick something which is there in between the pointers that I was here to discuss. Startups के लिए एक चीज I would like to add, DPI. Now this DPI, Digital Public Infrastructure, which has been developed over a period of time, I believe last 3.5 to 4 years, has really given startup a very good heads up. Wherein if we see DPI is helping us in the banking system. आज के टाइम हमारा जो पूरा KYC है, हमारा पूरा जो बैंकिंग है वो ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुका है. द वे आधार इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, और डिजी लॉकर भी आपने देखा होगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है. इसके चलते आप देखें कि आज के टाइम में हमारी स्टार्टअप ग्रोथ कैसी हो गई है और स्टार्टअप DPI के साथ कैसे काम कर रहे हैं. वी हैव अराउंड 1 lakh startups as of now which are DPI registered, and when we talk about jobs that they are generating, it is more than 10 lakh. So because of DPI, because of government participation, जो आप एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या आज के टाइम ये स्थिति है कि लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोगों का कॉन्फिडेंस अब आ रहा है क्योंकि अब स्टार्टअप्स में गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत अच्छे से आ गया है. और इसका जीता जाता एग्जाम्पल, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होंगे और उन्होंने जोमेटो में इनिशियली IPO में पैसा लगा के ये ज़रूर सोचा होगा कि गलती हो गई, बट इफ़ दे केप्ट देयर ऑल द ट्रस्ट एंड दे केप्ट देयर इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो, रेस्ट इज हिस्ट्री. आज जोमेटो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. उसके लिए ज़्यादा अच्छा तो लोकेश सर आपको बता पाएंगे. ही इज़ बेटर एट नंबर्स एंड ही इज़ माई गूगल बाबा. सो ये हो गया आपका स्टार्टअप स्टोरी का कि हाउ इज़ इट हैपनिंग एंड एवरीथिंग. सो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है. इसके साथ साथ वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, और अभी व्हेन आई वाज लिसनिंग टू मिस्टर ऋषभ गुलाटी सर, एक चीज़ देखिएगा कि व्हेन वी लुक इनटू द मूवीज ऑफ 1980s 1990s, क्या दिखाते थे? विलन कौन होता था? विलन होता था एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती थी प्रॉफिट, और वही उसकी सबसे बड़ी भूख हो जाती थी, और इवेंचुअली सारे के सारे जो लेबर होती थी वो उसको ख़त्म कर देती थी. बट दिस थिंग हैज़ एक्चुअली चेंज्ड. अब ये इमेज जो है, अब ये जो एक आपका बिजनेस की तरफ, एंटरप्राइजिंग जो आपका स्किल सेट है उसकी तरफ एक जो चेंज आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन गया है. हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आई बिलीव ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक इमेज का चेंज है. इसके साथ साथ देर आर सम पॉइंट्स, बिकॉज आई एम ऑलवेज इनफेमसली फेमस टू टॉक अ लॉट, बट आई ट्राई एंड कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल. आप एक चीज़ देखिए कि अब जो नया सेटअप एज एन इन्वेस्टर तैयार हो गया है, up till say 5 years or 7 years back
कि अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे लिए स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती थी, FIIs, जिसको हम FPI के नाम से जानते थे. बट आई डोंट नो, शुड आई पुट इट लाइक दिस, थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू दी लॉकडाउन, कि एक बहुत ही अलग किस्म से हमने रिटेल इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट को देखना सीखना, और स्टॉक मार्केट के फॉल में जो एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को एक्चुअल में प्ले करना सीख लिया है. और इसके पीछे आप एक देखें, एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो गया है कि अभी व्हेन द मार्केट्स वर करेक्टिंग, और हम उस बारे में बहुत डिस्कशंस भी करते थे, तब एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम FIs वर नेट सेलर्स. बट देन market turned around, and today at this level, at 21,000, they are again coming back and buying. 19,000 से 21,000 तक का जो मूवमेंट है वो हमारे डोमेस्टिक फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, आपने और हमने जो पैसा, जो कॉन्फिडेंस इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखाया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ तक लेकर आया है. ये इंडियन स्टॉक मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो अल्टीमेटली पैसा जा रहा है कंपनीज के पास. कंपनीज आर गेटिंग देयर कैपेक्स, कंपनीज वर्किंग ठीक कर रही हैं, कंपनीज की वर्किंग ठीक हो रही है. टैक्स कलेक्शन, एज निखिल भाई टोल्ड, वो हो रहा है. टैक्स कलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो इट इज अ वेरी बिग साइकिल दैट वी हैव. जो आप पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उससे आप कमा तो रहे ही हैं, बट वो एडवांस टैक्स वाले कंसेप्ट को अगर छोड़ दें, तो ये जो आप पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ये इवेंचुअली कैसा पूरा एक सर्कल खेल के और वापस आ रहा है. सो आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द वेज बाय विच बहुत इजीली हमारे इन्वेस्टर्स और हम ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर लेंगे. इंटरेस्टिंग. और ये जो रचित जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ विदेशी पे मनी पे हम डिपेंडेंट नहीं हैं. और ये जो तेज़ी अभी रिकॉर्ड लेवल्स पे, अगर आपने सुना हो या जो लोग जानते हैं, बाज़ार को फॉलो करते हैं, तो अभी इंडिया का बाज़ार जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे है. इस लेवल्स पे कभी नहीं रहा. और इधर पिछले कुछ समय में ये पैसा बाहर से नहीं आया है, ये हमारा पैसा है, हमारे लोगों ने, हमने जो पैसा बाज़ार में डाला. जब हम बाज़ार की बात करते हैं तो वो इंडिया स्टोरी है. इंडिया पे पैसा डाला आपने, इंडिया पे निवेश किया है आपने, इंडिया स्टोरी पे बिलीव किया है, दैट ड्रीम. लोकेश जी, आपसे सेक्टर समझना चाहूँगा कि अगर हम बाज़ार की बात कर रहे हैं और ओवरऑल बाज़ार की बात कर ली, तो वहाँ तो ठीक है. जैसे अभी रचित जी कह रहे थे कि या तो ये न्यू एज स्टार्टअप्स, ये वाला सेक्टर कैसा है, या कोई और सेक्टर जहाँ से आपको लगता है कि ये बाज़ार की तेज़ी आगे और किस तरीके का, दोनों चीज़ें, ट्रेजेक्टरी भी बताइए, और उसमें कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जिन पे नज़र रहनी चाहिए. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. जब हम सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो मैं पहले तो रचित जी से एक लाइन छीनता हूँ और बताता हूँ कि अभी हम बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो आ रहा है, तो ये कितना है. हम बोल रहे हैं बहुत आया है, राइट. अब मार्केट लाइफ टाइम हाई में भी है, तो यहाँ पर क्या करेक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमारों का पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है. 1992 में मार्केट लाइफ में हाई में आया और 50% मार्केट टूट गया. 2000 साल IT बूम आया और मार्केट वापिस 50% चला गया. 2008 में मार्केट लाइफ टाइम हाई आया, वापिस मार्केट 50% डाउन है. तो क्या अभी भी वही है, मार्केट लाइफ टाइम हाई है और 50% मार्केट टूट जाए? इन्वेस्टर को है ये सबको टेंशन है. अब 3 तरीके के इन्वेस्टर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर. पहला, जो पैसा लगा के रखे हुए हैं और बोल रहे हैं अब क्या करें, मार्केट लाइफ टाइम हाई में क्या निकल जाएं. दूसरा इन्वेस्टर जो लगाया नहीं है, क्या हम पूरा लगा दें क्योंकि अब तो मिस हो गया. और तीसरा कन्फ्यूजन वाला इन्वेस्टर जो थोड़ा लगाया थोड़ा नहीं लगाया, अब मैं लगाऊं या निकालूं, नहीं पता. करेक्ट. ये अभी दिमाग में चल रहा है. तो मैं आप एक डेटा देख के आया था आप लोगों के लिए, जो मैं बता पाऊँ 1992 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, अभी वो क्यों नहीं होगा 50% करेक्शन अभी. करेक्ट. तो आपको मार्केट में रहना चाहिए. तो 1992 आपको सबको पता है, हमने वो देख लिया स्कैम वाला. तो स्कैम वाली कहानी थी, बट उस टाइम पे हुआ क्या था, एक साल में 79% रिटर्न आया था इंडेक्स में, 3 साल में 450%, 7 साल में 700% और 10 साल में 400% का रिटर्न आया. आप अगर 1992 से 10 साल पहले का काउंट करोगे तब से, मतलब 82 to 92. अब आते हैं 2000. तो उस साल
अगर हम बात करें एक साल में 47% का रिटर्न आया है एक साल में म्यूचुअल फंड का, 3 साल में 350% का रिटर्न आया है, 7 साल में 632% का रिटर्न आया है। करेक्ट। अब आते हैं 2008 में, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आया, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर रिटर्न आया, तो वो तो आज तक का सबसे बड़ा बुल मार्केट है, वो बोलने की जरूरत नहीं, 1000+ % का रिटर्न आया इंडेक्स वाइज, मतलब स्टॉक वाइज या आप जो भी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वाइज लास्ट 5, 7, 10 साल में। तो अब हमारा मार्केट लाइफ टाइम हाई है, तो हम कहाँ हैं लास्ट 5 साल में? अगर लास्ट 5 साल का डेटा अभी से एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो आप देखोगे 12% CAGR से ग्रो कर रहे हैं, कहीं भी 500, 700, 800% नहीं है हम लोग, जहाँ में सिर्फ 12% CAGR। अभी 2017 में हम थे 10,000, 11,000, आज हैं हम 21,500, तो मोटा मोटा 5 साल में डबल हुआ है इंडेक्स, कोई बड़ा भागा नहीं है, कहीं चला नहीं है। अब बात करें रिसेंट की बात करें, 21 अक्टूबर 2021 को हमारा मार्केट था 18,800, आज है 21,500, 2 साल में जो रिटर्न आया है 15.3% का आया है। तो 2 साल में देखोगे तो मोटा मोटा मार्केट 24% रिटर्न देता है, 12%। तो अभी भी हम आधा, उसके आधा भी पहुंचे हैं, तो अभी भी हम उस लेवल पे भी नहीं है जो टॉप शॉर्ट टर्म में भी बन जाए, राइट। तो ये तो हुआ। अब आपने एक चीज सुना होगा, ब्रेकआउट स्टॉक, सबने सुना आई बिलीव, है ना, जो स्टॉक ब्रेकआउट हो गया है, चलो चलेगा। तो मैं बोलता हूँ ये ब्रेकआउट इंडिया हुआ है अभी, तो इंडिया का इंडेक्स अब ब्रेकआउट लेवल पे है, मतलब ब्लू स्काई जोन जिसको बोलते हैं हम। तो ये कहाँ जाके रुकेगा बोलना मुश्किल है, मगर आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना 12% के हिसाब से भी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 12% के हिसाब से भी, तो नेक्स्ट 12 साल में हम निफ्टी को 1 लाख देख रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंसेक्स के 1 लाख का, वो 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं, बट अब 12% से एक्स्ट्रापोलेट करो, ज़्यादा नहीं करना हम। अब 12% क्यों कर रहा हूँ मैं, उसका भी एक लॉजिक होना चाहिए, क्यों नहीं 9, क्यों नहीं 15? तो हमारा मोटा मोटा इन्फ्लेशन 4 या 5 चलता है, जो RBI का मैंडेट भी है, करेक्ट, और हम 6 से 7% GDP से ग्रो कर रहे हैं, तो 11 से 12% मोटा मोटा हमारा इंक्रीमेंट होना है हमारी इकोनॉमी का। अगर ये भी काउंट कर लें, नॉर्मल काउंट कर लें, और बुल मार्केट ना भी देखें, तो हम देख रहे हैं 1 लाख 12 साल में, या 2-3-4 साल के बाद तो रचित जी सर करेंगे ही। तो इसमें क्या है, क्या हमें नीचे का 1000 पॉइंट देखना है या 2000 पॉइंट देखना है, ऊपर का 60,000 70,000 पॉइंट देखना है, वो हमें डिसाइड करना है, हमें कहाँ लगाना है। अब क्योंकि सर का क्वेश्चन सेक्टर वाइज था, मैं ज़्यादा टाइम ले लिया, नहीं वापस आ रहा हूँ, मोटिवेशन देना चाहिए जब मार्केट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट। लोकेश जी 1 सेकंड आ रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दूँ, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकेश जी ये कह रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड लेवल्स हैं उन हेडलाइंस पे मत जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, वो हेडलाइंस उसी तरीके से हैं जैसे आज 16 दिसंबर 2023 पे आप बैठे हैं, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही होगा, हर तारीख पहली बार आती है, उसमें 5:45 हो रहा है, ये पहली बार हुआ, ऐसा ही होगा, इसके बाद 5:46 होगा और 5:47 होगा। तो वो एक तरीका है कहने का, लेकिन अगर उसको जब टेक्निकल्स पे डाल करके, कैलकुलेशंस पे डाल करके ग्रोथ देख रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो वो जो बहुत छोटा पैसा था वो बड़ा पैसा हो रहा है, जो मार्केट का वॉल्यूम है, जो मार्केट कैप है, वो सारी चीज़ें ग्रो हो रही हैं, तो पैसा बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोग उसमें जुड़ रहे हैं। कितने खाते सर नए खुले हैं, नए खाते कितने खुले हैं डीमैट के? 10 करोड़ है, बट इसमें भी एक डेटा देता हूँ सर, जब आप पूछ रहे हो, मैं थोड़ा सा डेटा में ज़्यादा खेलता हूँ, तो मुझे डेटा थोड़ा याद रहते हैं। मोटा मोटा अभी हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट, सब एग्री हैं? तो 25% मोटा मोटा हम एज ए इंडियन सेविंग करते हैं, तो $1 ट्रिलियन हम सेविंग कर रहे हैं आज के दिन पे। तो $1 ट्रिलियन में 500 बिलियन हम इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट पे, बाकी आता है फाइनेंशियल सेक्टर पे, बैंक FDs एंड ऑल दैट, और टोटल $20 बिलियन आया है आपका इक्विटी में, इट इज़ जस्ट 2%। जहाँ पर हम रचित जी बात कर रहे हैं FIs को सेल कर रहे हैं, फिर भी हम पैसा रख रहे हैं और बना पा रहे हैं, मार्केट बढ़ रहा है, वो जस्ट 2% ऑफ इंडियन सेविंग है। तो अभी तो ये जो 16,000 करोड़ SIP देख रहे हो मंथली, मैंने कुछ दिन पहले सर को बोला भी था जी, ये आपको डेली का दिख जाए तो बड़ी बात नहीं होगी आने वाले 3-4 साल में। तो अभी तो ये फ्लो आना स्टार्ट हुआ है, मार्केट चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनीज हो, सबके लिए फ्लोज बहुत आने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से ग्रो कर रहा है इंडिया का, अब यहाँ से अगर मुंबई जाना है पहले 23 घंटे लगते थे, अगस्त के बाद या नवंबर दिसंबर के बाद आपको 12-13 घंटे लगेंगे, और जस्ट नॉट यहाँ की बात है, पूरे इंडिया की बात है। तो आप सोचो कितनी जो ट्रक्स चलते थे, जो पहले 2 या 4
राउंड अप करते थे, अब कितना बढ़ेगा? तो कितनी इकोनॉमिक स्पीड बढ़ेगी उसमें आपको, जो सर पहले सर बोल के गए थे गुलाटी जी ने, जो अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने का टाइम आ गया है, तो वो ये टाइम है। अब सेक्टर की बात करें, जो क्योंकि हम महंगे सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी का एक पोर्शन है 30% होल्डिंग रखते हैं, वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। उस सेक्टर में आपको कैन बैंक 6 के पी में मिलेगा, पीएनबी 7 के पी में मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा 8 के पी में मिलेगा, एसबीआई आपको 7-8 के पी में मिल रहा है, एचडीएफसी आपको 14 के पी में मिल रहा है, आईसीआईसीआई आपको 12-14 के पी में मिल रहा है, कोटक आपको 14 के पी में मिल रहा है। तो इससे सस्ता कुछ नहीं मिल सकता। और आने वाले टाइम पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में जाना हो, आपको लोन ग्रोथ में जाना हो, आपको बिल्डिंग खड़ी करनी हो, रियल एस्टेट में जाना हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा इंडिया 5 ट्रिलियन में नहीं जा सकती, 7 ट्रिलियन में नहीं जा सकती। तो ये सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है आने वाले 5 साल में, जहां पर पैसा बहुत बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ में रिसर्च जरूर करनी चाहिए। जी बहुत बढ़िया। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ बता दी है लोकेश जी ने कि कौन से सेक्टर्स, और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल भाषा में वो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी वो पिक्चर देखना बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ सर, क्योंकि भारत का समय है, क्या ऐसा कहीं ऊपर से भी दिख रहा है, एनर्जीज इस तरीके की हैं, क्योंकि आप एस्ट्रो भी देखते हैं, आप न्यूमरो भी देखते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों की गणना करके आप बाज़ार को, इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, क्या लगता है सर? चलिए, सबसे पहले धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ग्रहों की बात बाद में करेंगे, पहले दूसरी बातें करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको हर कोई मानेगा यहाँ बैठा हुआ है दुनिया के हर हिस्से में, कि आने वाला जो 10 साल है वो भारत का है। ध्यान रखिएगा, मैंने वर्ड भारत यूज किया है, इंडिया यूज नहीं किया है। इसके पीछे कहानी है, क्योंकि जो भारत है वो एक अनटैप्ड मार्केट है, एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, जो ना सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए हेल्पफुल हो रहा है, स्टार्टअप्स को भी लेकर आ रहा है। आज की तारीख में आप बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स देखेंगे जो टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज से आ रहे हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। तो एक वो एरिया है जो भारत का अनटैप्ड पोटेंशियल है, जो भारत के अंदर छुपा है, जहां एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 600-700 मिलियन की आबादी आपकी जो है, जो छुपी पड़ी है, जो आ रहा है, तो जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा। दूसरा जो एक इस $5 ट्रिलियन में जो मुझे चेंज दिखने वाला है, जो आने वाला है, वो है फैमिली ऑफिसेस। अभी तक जो फैमिली ऑफिसेस हैं वो बहुत एग्रेसिवली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन ऑफ लेट आप अगर इस चीज को देखेंगे तो फैमिली ऑफिसेस, चाहे वो इंडिया के हो या बाहर के हो, सबके इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे फैमिली ऑफिसेस हैं मिडिल ईस्ट के, जिनके इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर ईगर टू इन्वेस्ट। ये दूसरी चीज है जो इस ग्रोथ ड्राइवर में बनेगा। तीसरा एक जो बहुत जरूरी चीज है, जो और जहां मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर आता हूं, वो है वेलनेस। इस समय थोड़ा एडवांस, सॉरी अगर बुरा लगे तो, हमारा पूरा दुनिया 2 हिस्सों में बट रहा है। एक वो हिस्से होंगे यूएस, जापान, कनाडा, जो एक जेनेटिक पॉपुलेशन की तरफ मूव कर रहा है। दूसरा भारत जैसे देश जो एक यंग पॉपुलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखेगी ऑन द एज डायनामिक्स, और जिनकी अपनी अपनी वेलनेस नीड है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो एज पर ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट, लगभग एक वेलनेस इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन का है आज की तारीख में, एंड बाय 2030 एक्सपेक्टेड टू रीच बाय $10 ट्रिलियन। इस $4 ट्रिलियन में आज की तारीख में जो भारत का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। तो ये इंडियन जो ब्रांड्स हैं, या जो भारत से जो ब्रांड आ रहे हैं, वो इस वेलनेस इकोनॉमी को डेंट करेंगे, और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा पाई मिलने वाला है, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। जब मैं इस पूरे वेलनेस इकोनॉमी की बात करता हूँ, डेफिनेटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हमेशा हमारे इंडिया की ताकत रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रो किया है। बट हमें एक और चीज़ सोचना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि इस पर सबकी नज़र भी है। वो कौन है जो मेरा डार्क हॉर्स है, जो निकल के आएगा? वो वेलनेस हो सकता है। अब एक एग्जांपल दे लेते हैं। पिछले कुछ सालों में अगर हम आयुर्वेदा को देखें, अच्छा ग्रो किया है, अच्छा मार्केट कैप्चर कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड आयुर्वेदा कंपनी हो या सर्विस बेस्ड आयुर्वेदा कंपनी हो। चाहे हम स्पिरिचुअलिटी या फेथ टेक की कंपनी को देख ले, जो न्यू एज कंपनी आ रहे हैं, वहाँ भी पैसा बन रहा है। सिर्फ अगर मैं स्पिरिचुअलिटी और फेथ टेक की देख लूँ, ये लगभग $100 बिलियन का मार्केट है, जहाँ हमने प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ सर्विस है। एंड ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है। जब ग्लोबली जाते हैं ये मार्केट और ज़्यादा बड़ा दिखता है।
दूसरा हमारा वेलनेस टूरिज्म। हमारे पास जैसे अभी आप देखेंगे जब G20 हुआ था, भारत के अलग अलग जहाँ जहाँ जिस जिस सिटीज में हुआ है वहाँ पे आपको टूरिज्म को बूस्ट मिला है, वहाँ आपकी इकोनॉमी ग्रो हुई है। यार अभी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है जब मैं लोगों से भी सुनता हूँ, स्पिरिचुअल टूरिज्म। जैसे अयोध्या जहाँ श्री राम मंदिर आ रहा है, या हमारा उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर आया, हर जगह इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। तो ये तो स्पिरिचुअल टूरिज्म हुआ, लेकिन यहाँ पे एक वेलनेस टूरिज्म भी आएगा, जो अभी सिर्फ मेडिकल टूरिज्म के रूप में लोग योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए देश दुनिया से हमारे यहाँ आएंगे, जो एक अलग मार्केट बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर होने वाला है वेलनेस इकोनॉमी का, जो ड्राइव करेगा। अब ग्रहों की बात कर लूँ, मैं सबके साथ हूँ। जो कहानी है कि बिल्कुल 5 ट्रिलियन थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो इससे काम बनेगा नहीं हमारा, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारी भूख जल्दी ख़त्म नहीं होती। ये 5 ट्रिलियन तो छोटा है। बिल्कुल यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई है। अगर हम 10 साल में देखें, यहाँ से अगर 2023 में बैठे हैं और अगर 2030-32 तक के समय की बात करें, तो हम आराम से 7-8 ट्रिलियन तक पहुँचने चाहिए, कंजर्वेटिव एस्टिमेट। और जब मैं ये एस्टिमेट बोल रहा हूँ तो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैं खुद एक कभी कंपनी रिसर्चर हुआ करता था। विदाउट नेमिंग द फर्म, मैं दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी में एशिया पैसिफिक टीम लीड हुआ करता था, एंड यूज्ड टू ट्रैक फार्मा एंड अदर मार्केट्स। तो ये मेरी दोनों ही अंडरस्टैंडिंग है, ग्रहों की भी और मार्केट्स की भी, कि ये इतना अगले अगर 2032 तक देखें तो 7-8 ट्रिलियन कहीं नहीं जा रहा, आराम से मिलेगा। तो मौका है, छोड़ना नहीं है। इंडिया और भारत दोनों पे इन्वेस्ट किए रहना है। देखिए मैं इसको आंसर करता हूँ। अगर ग्रहों के बेसिस के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हर साल अलग अलग ग्रह होते हैं, तो हर साल के हिसाब से अलग है। अगर मैं नियर फ्यूचर में ग्रह की बात करूँ तो अभी हमारा 2024 एक शनि देव का साल आएगा, जहाँ पे राहु देव भी है और शुक्र देव का भी संबंध है, जो भारत की कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मेदनीय ज्योतिष में, कि जब हम किसी भी देश को देखते हैं ना, तो उस देश का जो प्रधान है उसकी कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। और ये मेदनीय ज्योतिष का एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। तो वहाँ से अगर मोदी जी को हम देखते हैं और एक्सपेक्टिंग दैट, और ग्रहों के हिसाब से भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट 2 ग्रह इशारा कर रहे हैं, वो 2024 में वापस आते दिख रहे हैं। और ऐसा होगा, और वो नहीं भी होगा ना, जैसे भारत की कहानी बदलेगी नहीं। तो ग्रहों के हिसाब से भी हमारा जो आने वाले कुछ साल हैं, शनिदेव 2 ऐसी स्थितियों में होंगे जो हमें पैसा देंगे। अक्सर हम शनिदेव से डरते हैं, बट इनसे ज़्यादा पैसा कोई नहीं देता। ये एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पैसा दे सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो हम बाज़ार की भी बात कर रहे हैं और सरकार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वापस निखिल जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक समस्या ये भी होती है कि जो चीज़ें ऊपर जाती हैं, कहा जाता है, फिर वो नीचे भी ज़रूर आती हैं। और बाज़ार ना कि सरकार, बाज़ार में अभी तेज़ी कितनी बरकरार रहने वाली है और किस तरीके के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इंडेक्स की अगर हम बात कर लें तो? आने वाले दिनों में पहले तो हम लोग अभी बजट की शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 फरवरी ऑनवर्ड्स जो बजट डिक्लेयर होने वाला है, तो उसके लिए प्री बजट रैली आने वाली है। तो बाज़ार डेफिनेटली उसका एक एक्शन रिएक्शन देगा। बजट के बाद आने वाला जो है वो है प्री इलेक्शन रैली। तो प्री इलेक्शन रैली भी एक्शन रिएक्शन दोनों देगी। लेकिन टेक्निकल लेवल से अगर देखा जाए तो मार्केट का अभी का जो सिनेरियो है वो सब जगह में बुलिश है। बट नेचुरल अगस्त महीने के अंदर FII का 89% ओवरसोल्ड पोजीशन थी। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पूरा टेक्निकल बता रहा हूँ। 89% ओवरसोल्ड पोजीशन जो है, तो FII का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहता है। अब ये दिसंबर चल रहा है, तो बट ऑब्वियसली उसको भी अपना जो निवेश किया है जिन लोगों ने FII थ्रू, तो उन लोगों को प्रॉफिट चाहिए। तो नवंबर की शुरुआत से सर ये बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मार्केट ओवरसोल्ड जो पोजीशन है उसको बैलेंस कर रहा है। बेसिकली इसको बैलेंस, हमारी मतलब स्टॉक मार्केट की भाषा में ओवरसोल्ड पोजीशन को बैलेंस कर रहा है। अब कहाँ तक बैलेंस करेगा वो आने वाले दिनों में, मतलब सेंसेक्स का अगर मैं फिगर बोलूँ तो 75,000 के ऊपर अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट डेफिनेटली आने वाले दिनों में बहुत अच्छा 1 लाख के आसपास, जैसे गुलाटी जी ने बताया, ऐसे आ सकता है। लेकिन
यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने की एक संभावना है। जो भी ट्रेड करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में आपको फोकस करना है। बाकी सब आगे देख लेंगे। 22,000 का एक निफ्टी का लेवल है, अगर 22,000 के ऊपर मूव करके क्लोजिंग देता है तो ही निफ्टी आगे एक नया तेजी का रुख बनाएगी। तो डिपेंडेंट बैंकिंग पे हैं और वहाँ से अगला ट्रेंड आएगा। रचित सर, कंक्लूडिंग रिमार्क, डरने की बात है या डर के आगे जीत है? सर देखिए, टाइम थोड़ा सा लूँगा और हमेशा लेता हूँ तो हक से ले रहा हूँ। अभी एक सवाल आया था कि हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को। उसको हम थोड़ा अलग तरीके से भी अगर देखें तो इंडिया की जो करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एक बहुत फेमस है, मतलब एनीबडी हु रीड्स इकोनॉमिक्स अ बिट वुड, आई एम श्योर, वुड नो अबाउट इट, गोल्ड लॉक स्टेट। ये स्टेट क्या होता है? ये स्टेट होता है व्हेन थिंग्स आर नॉट वेरी हॉट, व्हेन थिंग्स आर नॉट कोल्ड, but apt for growth, wherein the foundation has been laid and now we have to go up because the entire system is in place. So this is the current state of Indian economy. I'm sure जैसे अभी बात हो रही थी, अगर मोदी जी नहीं आते हैं, वो एक सेकेंडरी पूरा एक डेटा पॉइंट और सब हो जाएगा. So this is one part of the story that I wanted to tell you about. इसके साथ साथ अभी हम बात कर रहे थे सेक्टर्स की, और आई एम प्रीटी श्योर सब सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करते हैं, बट मैं उससे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूं. एक बहुत पुरानी कोट है, डू नॉट डू ऑर्डिनरी टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? सो इफ यू डूइंग समथिंग ऑर्डिनरी, यू रियली कैन नॉट अचीव एनीथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब ऑर्डिनरी क्या है, जो अभी हमारी बाहर बात भी हो रही थी, हम लोग आज भी स्टॉक मार्केट को कैसे देखते हैं? स्टॉक मार्केट को सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं. एंड हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जो ट्रेडर होते हैं वो सही टाइम पे निकल जाते हैं, दे इवेंचुअली मेक मनी एंड एवरीथिंग. बट फ्रैंकली अब अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ देख रहे हैं, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं एज एन इन्वेस्टर दैट वी आर अलाइव टू सी द चेंज इन इंडियन स्टॉक मार्केट. अब इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ अर्निंग का नहीं, वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा एपिटोम बनने वाला है. बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग चीज़ है रचित जी. मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा. और लोकेश जी, आपके पास वापस से आ रहा हूँ कि ये जो रचित जी कह रहे हैं, क्या मान लें कि समय आ गया कि जब हम एफडी को रिप्लेस करके शेयर बाजार की तरफ देख सकते हैं, उसी कॉन्फिडेंस से देख सकते हैं और उससे ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं? रिस्क जो नीचे स्टार लगा करके जो लाइन आती है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्या उसको अब हम और हल्का कर सकते हैं और छोटा फॉन्ट कर सकते हैं कि ज़रूरत नहीं उसको पढ़ने की? सब बोलने से क्या होता है, लोग तो एफडी करेंगे, राइट? एक ज़रूरी है कहीं पे थोड़ा सा सिक्योरिटी भी रहे. एफडी ज़रूरी है, मैं नहीं बोल रहा एफडी ज़रूरी नहीं है, बट जो 2% हम लगा रहे हैं उसको 10% करना चाहिए. अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, मेरे पास 100 रुपये है, सपोज मैंने 100 रुपये में 50-60 रुपये तो मैंने अपने घर के लिए ले लिए, 40 रुपये मैंने एफडी और इंश्योरेंस, LIC ये सब कर लिए, 5 रुपये खर्चा कर लिए घूमने फिरने के लिए, और 5 रुपये मैंने इक्विटी में लगा दिए. जो 5 रुपये लगाए उसके लिए सारी रात हाय तोबा डाउजन भाग गया, डाउजन टूट गया. अब क्या करें, कल मार्केट में क्या होगा? लगाया कितना आपने? सिर्फ 5 रुपये जो आपके 100 रुपये थे. तो वहाँ पर थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से. आप 5 को 10 कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत बनेगा पैसा वहाँ पर ही, आपको पूरा नहीं लगाना. बट यस, थैंक यू सर. तो रीएलोकेशन कह रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ाया जाए, बाजार की तरफ पैसा थोड़ा शिफ्ट किया जाए, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट ना किया जाए. और वापस से सिद्धार्थ जी, कंक्लूडिंग रिमार्क एक लास्ट 2 शब्द कि क्या वेलनेस इंडस्ट्री, योगा, आयुर्वेदा, बाबा रामदेव ने बहुत कुछ किया, पतंजलि ने बहुत कुछ किया, और दोनों तरीके से खबरों में रहते हैं अच्छी चीज़ों में, और फिर सरकार वो जो कोर्ट जो है डांट लगाती है वो भी दिक्कत है. लेकिन क्या ये इंडस्ट्री आगे चल करके अब इंडस्ट्री इंडिया को और इंडिया के इस ट्रेंड को लीड कर सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वेलनेस इंडस्ट्रीज आगे लेके जाएगी. इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या, ये एक ऐसा मार्केट रहा है जो काफ़ी फ्रैगमेंटेड रहा है.
बहुत सारे इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स थे, चाहे हम योगा की बात कर ले, मेडिटेशन की बात कर ले, आयुर्वेदा की बात कर ले या एस्ट्रोलॉजी की बात करें। जब ऐसे फ्रैगमेंटेड मार्केट होते हैं इनको समझना हमेशा मुश्किल रहता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे यहाँ पे जो से प्लेयर्स आ रहे हैं, जो थोड़ी कंसोलिडेशन आ रही है। अभी भी जो कंसोलिडेशन है, चाहे वो पतंजलि के आने से हो या बाकी प्लेयर्स के आने से, ये सिर्फ 5 से 10% के आसपास का कंसोलिडेशन है। एस्ट्रोलॉजी में भी वही है, लगभग 6% के आसपास का भी कंसोलिडेशन है। बट ये जैसे जैसे कंसोलिडेशन बढ़ेगा ये वेलनेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसको मैं इसलिए नहीं बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। इसको बड़ा करने के सिर्फ 2 लॉजिक हैं। एक मैंने पहले दे दिया, पॉपुलेशन डायनामिक, जो दुनिया 2 हिस्सों में बट रही है। दूसरा एक और बहुत बड़ी सच्चाई है, हम लोग बहुत लकी थे। लकी इसलिए थे हमारे पास परिवार था, लेकिन हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसके वो इतने लकी नहीं रहेंगे। उनके पास एक ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम कम होगा, क्योंकि आप दोस्तों के पास जाएंगे, नोन लोगों के पास जाएंगे, वो आपको जज करेंगे, मौके पर ताना भी मार सकते हैं। तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको अनबायस्ड ओपिनियन दे सके, अनबायस्ड फीडबैक दे सके और आपको बेहतरी की ओर कर दे। और ये जो थॉट है। दूसरा जो हमारा जेनजी है जो आ रहा है, वो कंपैरेटिवली अपने वेलनेस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ज़्यादा बड़ा स्पेंडर है, क्विक एडॉप्टर्स है। तो आपके पास एडॉप्शन है, पैसा खर्च करने को लोग तैयार हैं, तो डेफिनेटली यहाँ कंसोलिडेशन होगा एंड ये जाएगा। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, वेलनेस से बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली बिल्कुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहा है, बट अभी एक और चीज़ें हैं, ये लोग कोरिलेट ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा विलिंग लग रहे हैं। मतलब हर वो मिड प्रोफेशनल जो साल के 25 लाख 30 लाख कमा रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा कोई तरीका है क्या। मतलब बहुत सारे ऐसे क्राउड प्लेटफॉर्म्स भी आए हैं एंड बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जिनके पास पैसा तो है बट नॉलेज नहीं है कि उस यूज कैसे कर सकते हैं। और ये अपने आप में एक अनटैप्ड रिसोर्स है जो इसको आगे बढ़ाता चला जाएगा। ब्यूटीफुल क्लोजिंग लाइन, थैंक यू सो मच। कि जहाँ पे स्टार्टअप्स की तरफ भी देख सकते हैं और वहाँ से जब हम उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, जब तेज़ी के लिए या उस तरीके की चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे हम निवेश के लिए भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और थैंक यू सो मच आप लोग हमारे साथ में। एक छोटी सी भेंट आपके लिए चलने से पहले, और एक बार फिर समय निकालने के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब हम शीघ्र गति से अब आगे बढ़ना चाहेंगे। हमारे बीच एक बेहद खास शख्स अब पहुंच गए हैं। हम उनको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे उनके संदेश के लिए, फॉर हिज मैसेज। कुड आई प्लीज हैव ऑन स्टेज कार्तिकेय शर्मा, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फाउंडर ऑफ ITV नेटवर्क। लेट्स वेलकम हिम विद अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज। Hello everyone, it's good to be here. India is doing really well with a strong economy, cool new tech, with lots of exciting startups. You've probably heard about Bollywood movies, yummy Indian food, making waves, Indian single malts, all of that, which has been the talk of the town lately. But as we cheer for these successes, it's essential to mention how government policies play a crucial role. Supportive policies have fueled the growth of businesses, especially startups, making it easier for them to thrive and contribute to India's success story. From tax incentives to streamlined regulations, these policies have been very instrumental. Ease of doing business, all these factors have made business easier. As we enjoy the journey, it's equally important to ensure these policies promote fairness, inclusivity, and environmental responsibility. Let's aim for a balance where everyone benefits and our growth is sustainable. In a nutshell, India's doing great, and thanks to supportive government policies, let's work towards a future that's prosperous for all. I'm not an expert on startups, but I do sit on the IT committee, the Standing Committee of Information Technology. And we very often deal with a lot of tech companies, the big tech companies, when it comes to regulation, when it comes to creating laws of the future that will define the legal framework as to what will be consumed over a period of time. And that gives you an insight to understand how this entire space is unraveling and evolving. So, it's a pleasure to be here. It's a pleasure to understand
and see how the entire startup ecosystem is working. But I must mention a quote from a person who, I definitely admire, and in terms of how he has built his company in the startup world, but more so because of the reason of what the quote imbibes. It somehow stayed with me. I'd read somewhere a quote from Jack Ma, where he says that, and this is only particularly for startups and companies which are trying to find their own ground and feet. The quote is that today is difficult, tomorrow's even more difficult, day after is beautiful, but the problem is that most companies die tomorrow evening. So believe in what you do, keep on thriving, work hard, and like the panelists before me said, that success is something that comes after a bout of failures. So keep on trying hard. Thank you very much for being here and for me being part of this program. Thank you very much. Thank you so much, Kartikeya ji, for your inspiring words, your motivating words for our startups and of course our audience members here. अब मैं request करता हूँ अपने chief guest को कि वो मंच पे बने रहें, क्योंकि अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और सीधा उसी लम्हा की ओर बढ़ते हैं जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. It's time now for the India News Business Leadership Awards 2023. Yes, it's time for the award ceremony, and I want to now thank your Best Research and Analyst Field के लिए निखिल भट्ट को अगला पुरस्कार दिया जा रहा है. निखिल भट्ट, could we please have you on stage? Nikhil Bhatt wins the award for Best Research and Analyst at the India News Business Leadership Awards. तालियों से इनका स्वागत किया जाए. जोश हाय रखें और तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए. मैं अगला अवार्ड के लिए आमंत्रित करता हूं सिद्धार्थ एस कुमार को ऑन टू द स्टेज. सिद्धार्थ एस कुमार जीतते हैं खिताब बेस्ट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर का आज हमारे मंच पे. ऑनरेबल गेस्ट कार्तिकेय शर्मा जी, आप हमारे बीच में आए, आपने समय निकाला. धन्यवाद सभी लोगों को जो हमारे बीच में हैं. आप सबने समय निकाला. एक एक्साइटिंग इवनिंग थी जहाँ तक मुझे लगा. आप लोगों को लगा या नहीं लगा? तालियों की आवाज़ से पता चल जाएगा. नहीं लगा? एनर्जी इन द रूम थी. मज़ा आया. मुझे तो मज़ा आया पर्सनली. आपको कितना आया ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच माय टीम इंडिया न्यूज़ बिजनेस. थैंक यू सो मच बहुत सारे लोग जिन्होंने मदद करी. एक एक करके मैं सबके नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो सुबह हो जाएगी. लेकिन एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए. इंडिया न्यूज़ बिजनेस कोशिश करेगा इस तरीके की चीज़ें और करती जाए. अलग अलग शहरों में हम लेकर के आएंगे इस इवेंट को और इससे और बेहतर चीज़ें करने के. जो गलतियां हुई होंगी माफ़ कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या फीडबैक है, किस तरीके से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं. थैंक यू सो मच.